हेलो स्टूडेंट्स, हम जो डिस्कनेक्शन पढ़ रहे थे उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था लास्ट जो क्लास के अंदर सिंथेसिस ऑफ सल्फाइड्स। हमने वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन स्टार्ट किया था। तो वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, या कार्बन सल्फर के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। मतलब हमारे सामने अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें से हमें ये देखना होगा कि कार्बन और हेटेरो एटम कहाँ पर है हमें, और उसके अंदर केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। तो जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हेटेरो एटम होगा और कार्बन के साथ में उसका बॉन्ड होगा, तो हम वो वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे। ठीक है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन के अंदर हमने कल डिस्कस किया था, एक तो कार्बोनाइल ग्रुप्स भी डिस्कस किए थे कि कार्बोनाइल ग्रुप होगा और हेटेरो एटम होगा, उसके बीच का बॉन्ड हम डिस्कनेक्ट करेंगे अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो आपको हमेशा देखना है कि मॉलिक्यूल के अंदर सबसे आपके सामने दो तरीके के डिस्कनेक्शंस होंगे। एक तो होगा वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन या फिर टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। तो हम सबसे पहले जो आपको इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आपको चलना है कि आपको इसी तरीके से सोचना है कि पहले तो आपको देखना है कि कार्बन और हेटेरो एटम है क्या प्रेजेंट। फिर उसके बाद में अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो कार्बोनिल और हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, इस तरीके से। ठीक है ना। तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं सिंथेसिस ऑफ सल्फाइड्स को। सिंथेसिस ऑफ सल्फाइड्स, आपके सामने सल्फाइड्स को सिंथेसाइज करना है। ठीक है। तो उनको सिंथेसाइज करने के लिए पहले आपके सामने जो भी कोई टारगेट मॉलिक्यूल होगा उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तभी हम उसके जो भी हमें इनिशियल कंपाउंड्स चाहिए वहां तक हम पहुंच पाएंगे थ्रू डिस्कशन, और फिर वहां से हम सल्फाइड्स को सिंथेसाइज कर लेंगे। ठीक है ना। तो हम इसको किस तरीके के बॉन्ड्स होंगे, जैसे कि मानो ये है आपके सामने इथायो ईथर है। ठीक है। इसके अंदर ये एस के जैसे ईथर होता है ना, वैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर है। तो इसको अगर हमें सिंथेसाइज करना है तो इसके लिए पहले डिस्कनेक्शन करना है। डिस्कनेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो जैसे कि मानो मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जब मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, सी एस बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और ये बनेगा क्या, आर डैश एस माइनस आएगा प्लस आर, जो भी है इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो माइनस के ऊपर मैंने आपको क्या बताया है, वही सेम पैटर्न चल रहा है थ्रू फर्स्ट क्लास। आपको हमेशा मैंने कहा है कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर लगा दो हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर तो उस पर लगा दो हेलोजन। ठीक है ना। तो वही हमें करना है। ये सिंथॉन को अगर हमें केमिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, आर एस एच। और इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ये क्या आ जाएगा, आर सी एल या बी आर, कुछ भी लगा सकते हो आप, हेलोजन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। तो ये बन गए अपने क्या, केमिकल इक्विवेलेंट्स। हम इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल अल्कोहल की तरह ही है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक एग्जाम्पल हम देते हैं क्लोरबेंसाइड का, रेट्रो एनालिसिस देखते हैं उसका। क्लोरबेंसाइड क्या होता है, एक थायो ईथर ही है, एक फिनाइल रिंग जिसमें क्लोरीन लगा हुआ है, ये सल्फर, और इस तरीके से इसका नाम क्या है, क्लोरबेंसाइड। ये क्या काम आता है, जो माइस मतलब जैसे चूहा या इस तरीके के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के काम में आता है। तो इसका नाम है क्लोरबेंसाइड। मैंने आपको बताया था कि कई इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है कि आपको इसका डिस्कनेक्शन करना है। तो आपको डिस्कनेक्शन करने के जो पैटर्न्स मैं आपको बता रही हूँ आपको उसी तरीके से हमेशा करना है डिस्कनेक्शन। अभी तक हमने जो भी गाइडलाइंस पढ़ी, ऑर्डर ऑफ इवेंट पढ़े, तो आपका जो सोचने का तरीका है आप उसी तरीके से सोचिए तो आप इजीली कर पाएंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने करे हैं वो आप एक कॉपी पे लिखते जाइए और उनको बार बार जैसा बताया है वैसा ही उसको करने की कोशिश करिए। देखना आप फटाफट से आपको आ जाएगा ये, और लास्ट तक तो आप मास्टर हो जाओगे, इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपके सामने कोई कंपाउंड आया तो आप फटाफट उसके टुकड़े करके देख लो कि क्या क्या बन सकता है उसका। ठीक है ना। देखो इसमें ये मॉलिक्यूल आपके सामने है। ठीक है, कुछ नहीं, क्या देखना है अपन को, हमने जो गाइडलाइन याद करो, हमने क्या कहा था, बेंजीन रिंग के अगर हेटेरो एटम जुड़ा हो तो उसके आगे का बॉन्ड टूटता है, वो भी फॉलो हो रहा है इसके अंदर। और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर बॉन्ड तो यही ब्रेक होना है, आप चाहे कुछ भी अप्लाई कर लो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये डिस्कनेक्शन करेंगे, तो क्या होगा, क्या लिखे हम यहाँ पे, सी एस, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेंगे हमारे केमिकल इक्विवेलेंट्स,
यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट H लिख रही हूँ। और क्या आएगा, बेंजाइल, तो उस पर हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम उस पर लगा देंगे, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर हम क्या लगा दें, कोई भी हैलोजन लगा दें। अब अगर हमें इसका सिंथेसिस लिखना है तो हम इन दोनों को लिखेंगे और ये HCl बाहर निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरबेंजाइड। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया आपका सिंथेसिस ऑफ सल्फाइड्स, बिल्कुल अल्कोहल की तरह ही इसमें सिंथेसिस होता है, सिंपल सिंपल रिएक्शन से, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो ये हो गया आपको किस तरीके से डिस्कनेक्शन करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि CO CN CS वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, डिस्कनेक्ट करना है। और इनके अंदर इस तरीके की जब डिस्कनेक्शन करते हो तो इसमें जो सिंथेसिस होता है वो होता क्या है बेसिकली, बताइए। वो होता है SN1 या SN2, ठीक है। अब जैसे मानो मुझे इसका सिंथेसिस लिखना है, ठीक है, अब हम सिंथेसिस चलो लिख ही लेते हैं। क्या करना होगा हमें सबसे पहले, इसके लिए सिंथेसिस जब हम करेंगे तो हमें ये दोनों कंपाउंड्स हमें लेने हैं। इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाला। जब ये लेंगे तो हमें इसके साथ क्या लेना पड़ेगा, कोई बेस लेना पड़ेगा। बेस क्या करेगा, बेस का काम होता है कि प्रोटॉन को निकाल लेना। ये बेस क्या करेगा, इसको प्रोटॉन को निकाल लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो सबस्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, इस क्लोरीन को तो सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, CH2Cl, ये तो बाहर निकल जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या बन जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल जो हमारा क्लोरबेंजाइड है ये, ओके, टारगेट मॉलिक्यूल। तो सिंपल ही है, इसमें SN2 ही रिएक्शन हुई है, SN1 SN2 ही होगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, बेस लेंगे तो ये प्रोटॉन को निकाल लेगा तो S- आएगा और ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। वन ग्रुप CS डिस्कनेक्शन का बेसिक जो है वो SN1 SN2 ही होती है इनके अंदर, ओके। और जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया कंप्लीट वन ग्रुप CS डिस्कनेक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीमो सेलेक्टिविटी, जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। कीमो सेलेक्टिविटी क्या है, कीमो सेलेक्टिविटी सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। कीमो सेलेक्टिविटी, कीमो सेलेक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि जो भी आपके सामने कोई कंपाउंड है उसके अंदर इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है कि जब हम रिएक्शन करें तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम चाहते हैं कि केवल एक ही ग्रुप रिएक्ट करे, बाकी के ग्रुप रिएक्ट ना करें। तो इस तरीके के कुछ रिएजेंट्स होते हैं कि वो पर्टिकुलर एक ही फंक्शनल ग्रुप पे जाके रिएक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट हमने यूज किया। तो जो रिएक्शन हुई वो कैसी हुई, कीमो सेलेक्टिव हुई। क्या कहा मैंने, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। कीमो सेलेक्टिविटी जो है वो एक तरीके का एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हम ऐसा रिएजेंट यूज करते हैं जो एक सेलेक्टिव फंक्शनल ग्रुप से ही रिएक्शन करता है, दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। ये कब होता है, जब एक कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर किसकी जरूरत पड़ती है, कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। उस रिएक्शन को हमें इस तरीके से करना होता है कि उसमें केवल जो हम चाह रहे हैं केवल वही फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन करे। तो इस कीमो सेलेक्टिविटी को हमने डिफरेंट टाइप्स में, मतलब कहाँ कहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, बेसिकली 3 ऐसे केस हैं जहाँ पे जरूरत पड़ती है कीमो सेलेक्टिविटी की। तो वो 3 केस देखो क्या क्या है। फर्स्ट केस ऐसा है जिसके अंदर एक कोई आपके सामने कोई ये कंपाउंड है जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है और वो दोनों ही क्या है, सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और हम चाहते हैं कि केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप इसमें, मतलब एक ही OH जो है वो रिएक्ट करे, दूसरा OH रिएक्ट नहीं करे, तो इसके लिए तो अब जरूरी है कि कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन हो, कीमो सेलेक्टिविटी की जरूरत पड़ गई। तो जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे कराया मिथाइलेशन करवाया, ठीक है। जब हम इसका मिथाइलेशन करवाएंगे, नॉर्मली लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे जब हम इसका मिथाइलेशन करवाएंगे तो मतलब ये यहाँ से बाहर निकलेगा H2O और मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब पॉसिबिलिटी है कि केवल एक ग्रुप पे हो और पॉसिबिलिटी है कि दोनों ग्रुप पे हो जाए,
और हम जो चाहते हैं वो हम क्या चाहते हैं कि केवल यही प्रोडक्ट बने, ये प्रोडक्ट ना बने। तो इसके लिए तो आपको इसको कुछ इस तरीके से लेना होगा कि केवल एक ही ग्रुप रिएक्ट करे, ठीक है। तो वो हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे ऐसी पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं कि केवल एक ही ग्रुप रिएक्ट करे, ठीक है। सेकेंड इसके अंदर है, मानो कि दो ग्रुप प्रेजेंट है, टू फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, हैव सिमिलर रिएक्टिविटी। जो दो ग्रुप प्रेजेंट हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तब हमारे लिए प्रॉब्लम आती है कि जब हम उसमें रिएक्शन करते हैं तो दोनों में से कोई भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक फंक्शनल ग्रुप इसमें रिएक्ट करे। मानो हम चाहते हैं केवल NH2 का ही रिएक्शन में पार्टिसिपेशन हो, एसिटाइलेशन अगर हम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसका ही हो, इसका ना हो। तो इस तरीके से हमारे सामने जब प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में हम किस तरीके की रिएक्शंस को करते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो क्या हुआ, कहाँ पे कीमोसेलेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, जब दो सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और हम चाहते हैं कि केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करे, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि दो फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट है लेकिन उन दोनों की रिएक्टिविटी सिमिलर है। तो अब रिएक्टिविटी सिमिलर है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और हम चाहते हैं केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करे। तो इस केस के अंदर भी हमें कीमोसेलेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये दो केस हो गए। थर्ड केस क्या है कि मानो आपके सामने कोई ऐसा एक कंपाउंड है जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है और वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फिर से रिएक्ट कर रहा है और रिएजेंट के साथ में compete कर रहा है। मतलब जब कोई रिएक्शन होती है तो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो मोर रिएक्टिव होता है और वो फिर से सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करके और कंपाउंड बना लेता है न, और दूसरा कोई प्रोडक्ट बना लेता है, मतलब दो बार रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो कैसे केसेस हैं, जैसे कि मानो आपके सामने कोई एक रिएजेंट है, ये S2-, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई RBr से, ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, ओके। जब हम इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, RS-। ये एक प्रोडक्ट बन गया हमारा, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। ये फिर से जाके, मतलब और भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि हम गिन के डालेंगे, हमने एक ही डाला है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इसके साथ फिर से रिएक्ट कर लेगा सबस्ट्रेट के साथ में और क्या बना लेगा, RS। इस तरीके से दो बार रिएक्ट करता है, दो रिएक्शंस होती हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर से एज अ रिएजेंट बिहेव करता है और सबस्ट्रेट पे जाके एक दूसरा और प्रोडक्ट बना लेता है। दो बार रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स जैसे कि मानो हम करा रहे हैं COOH का रिडक्शन। जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो कोई मानो हमने लिया है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसके बनने के बाद ये आगे रिएक्ट कर जाएगा और ये कहाँ तक आ जाएगा, अल्कोहल तक आ जाएगा, ठीक है। तो यही रिएक्ट करता है बार बार, जो बनता है वही रिएक्ट करता है वापस। और ऐसा क्या एग्जांपल है, जैसे कि आपके सामने ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एग्जांपल है RC+O, ये है आपके सामने। हमने RMgX के साथ में रिएक्शन कराई, ठीक है। जब हम RMgX के साथ में रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है, RC+OR, ये कीटोन बनता है, ठीक है। ये कीटोन बनता है, यही फिर से रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और क्या बनाता है, RMgX के साथ फिर से रिएक्शन करता है और कंप्लीट रिएक्शन जब हो जाती है तो क्या बनता है, इसमें अल्कोहल बनता है, टर्शियरी अल्कोहल। तो जो रिएक्शन करने के बाद रिएजेंट के साथ में जो प्रोडक्ट बनता है वही फिर से रिएक्ट करता है आगे, ठीक है। इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं उसमें भी हमें कीमोसेलेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पता हो कि इस तरीके की जो रिएक्शंस है उनको हमें किस तरीके से डील करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके सारे के सारे। इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हम रिएजेंट ले रहे हैं वो हम एक फिक्स क्वांटिटी में ले लें,
ठीक है, दो तरीके हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि यहीं पे रिएक्शन रुक जाए। तो इसका तरीका ये है, फर्स्ट तो कि हम इसमें लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही, मतलब फिक्स मोल हम ले लें कि जैसे 1 मोल इसका 1 मोल इसका, एक मोल लिया है तो यहीं पे रिएक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट तो हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बन रहा है ये मोर रिएक्टिव है कंपैरेटिवली इसके, तो ये आगे भी रिएक्शन करता है। लेकिन अगर हम इस तरीके की रिएक्शन हो जिसमें ये जो बना है प्रोडक्ट ये लेस रिएक्टिव हो कंपैरेटिवली रिएजेंट के, तो ये फिर रिएक्शन नहीं करेगा, ये स्टेबल रहेगा। ओके, तो इस तरीके की एग्जाम्पल हम अभी आगे देखेंगे। तो ये हुआ कि कहाँ कहाँ पे हमें कीमो सेलेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, और भी कुछ है जैसे कि हमें डिफरेंट कंडीशंस लेके भी हम कीमो सेलेक्टिव बना सकते हैं रिएक्शन को। तो इस तरीके से जो मेन डिटेल में हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस था हमारा उसको देखते हैं। देखिए, इसको अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं अब कीमो सेलेक्टिविटी को आगे एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स को विथ एग्जाम्पल। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्या है कि मानो कि 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और हम चाहते हैं कि केवल एक ही ग्रुप उसमें रिएक्ट करे, दूसरा ग्रुप रिएक्ट ना करे। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो हमने लिया है सबस्ट्रेट उसके अंदर केवल एक ही इक्विवेलेंट ले लें। ठीक है, सबस्ट्रेट रिएजेंट का, अगर हम रिएजेंट का केवल एक ही इक्विवेलेंट लेंगे तो ये केवल एक ही के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो क्या बनेगा, इस तरीके से इसका मिथाइलेशन ईथर हो जाएगा एक ग्रुप, तो OMe, और ये बाकी मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने जो रिएजेंट लिया है उसके अंदर केवल 1 ही इक्विवेलेंट लिया है। एक बार मिथाइलेशन होने के बाद में दूसरे के लिए तो बचेगा ही नहीं, तो फिर रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया था कि इसके 2 तरीके हैं कि एक तो हम या तो लिमिटेड क्वांटिटी में ले लें, दूसरा हम क्या करें, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको इस तरीके से बना दें कि वो लेस रिएक्टिव हो जाए। लेस रिएक्टिव होगा तो वो आगे रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने अप्लाई कर दिया ये। सेकेंड, हम इसके अंदर, इसी के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सामने ये 2 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमने जो लिया है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें क्या होगा, ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा और इसको क्या कर देगा, इसका रिडक्शन कर देगा। ये क्या होगा, इसके अंदर रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। अपचयन केवल एक ही ग्रुप का होगा पहले तो। जब ये इसका हो गया तो आगे रिएक्शन नहीं होती क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हो गया कंपैरेटिवली इसके सबस्ट्रेट के। हमेशा रिएक्शन वही करता है जो रिएक्टिव होता है ज्यादा, लेकिन जब ये ज्यादा रिएक्टिव था तो इसमें एक ग्रुप का तो रिडक्शन हुआ, जैसे एक ग्रुप का रिडक्शन हुआ ये लेस रिएक्टिव हो गया, तो आगे के दूसरे वाले के साथ में रिडक्शन हुआ ही नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ, जब इसके अंदर ये दोनों नाइट्रो ग्रुप लगे हुए थे तो ये क्या कर रहे थे, इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे थे। ठीक है ना, तो इनको क्या चाहिए था, ये रिंग में से क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे। अब इनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट, इन्होंने हाइड्रोजन से इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, रिंग के अंदर जाएंगे। अभी ये क्या कर रहे थे, रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे थे, तो जब इसका रिडक्शन हो गया तो अब क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो NO2 की मतलब एक तरीके से जो डीएक्टिवेटिंग करने की जो टेंडेंसी थी अब थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि इसको अब क्या होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगेंगे। पहले तो ये दोनों के दोनों ही बाहर निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स को, और कोई देने वाला भी नहीं था, लेकिन अब क्या होगा, ये देने वाला है और ये खींचने वाला है, तो इसकी जो है रिएक्टिविटी अब कम हो गई पहले के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो जब प्रोडक्ट लेस रिएक्टिव हो गया तो वो आगे रिएक्शन ही नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने, अगर हम इसमें भी 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं जो सिमिलर है, हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, ये बिल्कुल इसका रिवर्स रिएक्शन है। क्या होगा इसमें, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एक ग्रुप को पहले, तो जब ये इसका क्या कर देगा, COOH में कन्वर्ट कर देगा। आपको पता है COOH जो है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे ये दोनों ही क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, तो जब इंक्रीज कर रहे थे तो कोई भी आके इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी आके इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता था, तो फटाफट से एक मिथाइल ने रिएक्शन कर ली। लेकिन अब क्या हुआ, इसके अंदर से एक ग्रुप इसमें से खींचने वाला आ गया, तो अब इतनी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं बचे, मतलब ये जो है ये इसको कंपेंसेट कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला हो गया अगर ये देने वाला है तो अब इसके अंदर उतनी रिएक्टिविटी नहीं है कि कोई बाहर से इसको आके
जिससे ये मतलब जिसको ये इलेक्ट्रॉन दे सके। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कौन है, COOH है प्रेजेंट, तो बाहर वाले की अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, इस वजह से नहीं है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी इस वजह से कम हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बढ़ गई, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई क्योंकि यहाँ पे भी लेने वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने दो तरीके देखे कि एक तो हम इसका एक ही इक्विवेलेंट ले लें तो एक ही ग्रुप रिएक्ट करेगा, दूसरे हमने एक रिडक्शन देखा, एक ऑक्सीडेशन देखा, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके के दो ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है, आप लोगों को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। ये मैं अभी तक कई बार बता चुकी हूँ, 3 से 4 बार आपको मैं बता चुकी हूँ क्योंकि कई बार हम एस्टरिफिकेशन कर चुके हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और हम अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर बनता है, लेकिन हमारे सामने तो दो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करें, हम चाहते हैं कि एक ही एस्टर बने, ठीक है, दूसरा वाला एस्टर ना बने। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे और इसमें एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा। साइक्लिक एनहाइड्राइड बनने की वजह से ये एक ऐसा इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म हो जाता है, जब ये रिएक्ट करेगा तो उसके अंदर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमने इसको इस तरीके से एक रिएक्शन इसके अंदर ऐसे कर ली कि जिसकी वजह से ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, और ये इंटरमीडिएट जब रिएक्ट करता है तो केवल एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एस्टरिफिकेशन होता है। क्यों, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके अटैक करेगा कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर, किसी भी एक के ऊपर जाके अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, वापस से इसके पास आएंगे। तो जब इसके पास आएंगे तो इस पे कौन सा चार्ज लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो इसका H तो लग जाएगा यहाँ पे और OR जाके लग जाएगा इस कार्बन पे जाके। तो देखिए ये लग गया यहाँ पे और ये H यहाँ पे, ओके। तो केवल एक ही ग्रुप का क्या हुआ, एस्टरिफिकेशन हुआ। अगर हम ये इस तरीके से ये इंटरमीडिएट नहीं बनाते और इसको अगर डायरेक्ट डाल देते तो इन दोनों का ही एस्टरिफिकेशन हो जाता, दोनों पे ही OR आ जाता, ठीक है ना। तो हमारी एक ग्रुप को करने के लिए हमने ये किया। फिर उसके बाद में हम चाहते हैं कि इसका एसिड डेरिवेटिव बना दे, तो हमने इस OH को हटा के किसी के भी साथ रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे कि मानो मैंने PaCl5 के साथ रिएक्शन करा दी तो यहाँ पे Cl आ गया, ओके। इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और हम केवल एक ही का एस्टरिफिकेशन कराना चाहते हो तो। उसके बाद में एक केस ऐसा है जिसके अंदर दो आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, दो सब्सटेंट सेम प्रेजेंट है X। अब हम चाहते हैं कि केवल मतलब इन दोनों पे जो रिएक्शन होनी है केवल एक ही का एसिडाइलेशन हो, तो ये अपन के चाहने से नहीं होगा, ये अपने आप ही होगा कि ये जो दो सेम है इनमें से जब हम एसिडाइलेशन कराएंगे तो क्या होगा, किस पे जाके लगेगा, ये इस वाले पे जाके लगेगा, क्योंकि ये जो है ये मोर रिएक्टिव है, तो ये कीमोसेलेक्टिव हो गई ये रिएक्शन अपने आप ही। इसकी नेचर ये ऐसी है कि कीमोसेलेक्टिव है, अगर दो सेम है लेकिन एक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर रिएक्शन होगी, दूसरे के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी, जो कम रिएक्टिव होगा उस पर नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा और OAC आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट जो है इसको हटा सकता है और इसको हटा सकता है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि जो बेंजीन होती है कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके ये बेंजीन रिंग इजीली इस क्लोरीन को निकालेगी नहीं न्यूक्लियोफाइल के लिए, ठीक है ना। इससे को तो जोर आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने में, क्योंकि इसका नेचर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने का। इससे पहले ही कहाँ पे एक मोर रिएक्टिव साइट है जहाँ पे बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये बेंजाइल है और एक तरीके से एलाइल भी कह सकते हो। देखो ये एलाइल, ये कार्बन C डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे मैंने आपको सिखाया है ये वाली एलाइल किस पोजीशन को कहते हैं हम, ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है ना, सॉरी ये है एलाइलिक, ये है एलाइलिक, है ना। डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे जब सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, एलाइलिक। तो ये है एलाइलिक, एलाइलिक जो है मोर रिएक्टिव होता है, ये फटाफट से क्लोरीन हटेगी और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर क्या होता है, वो साइड पर रिएक्शन होती है जो मोर रिएक्टिव होती है। तो ये हुआ अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट। जब दो आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं, कैसे कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं जब दो ग्रुप्स प्रेजेंट हो और उनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंट हो।